नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कहानी के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जो कहानियों का सिलसिला था वो थोड़ा सा थम सा गया था। उसके पीछे की जो वजह थी ये थी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था और जिस वजह से कहानी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी सारी बाधाएं, सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई हैं और जो कहानी का सिलसिला है वो पहले की तरह ही जारी रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसका जो है वो 12 वर्ष की उम्र में उसके साथ में दुष्कर्म होता है। 13 साल की उम्र में वो माँ बनती है। माँ बनने के बाद में उसको बताया जाता है कि उसका जो बेटा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बहुत माइनर थी, बहुत छोटी थी, इस वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन अचानक एक दिन वही बच्चा जिसको बताया गया था कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो उसके सामने, उस अपनी माँ के सामने वो अचानक खड़ा होता है और माँ माँ पुकारता है। और बाद में वही बच्चा, यानी कि जो दुष्कर्म से, यानी कि रेप से जो पैदा हुआ था बच्चा, वो बच्चा अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट तक जाता है और अंत में अपनी माँ के दोषियों को वो 10 साल की सज़ा, यानी कि सज़ा दिलाता है। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी हमने आपको बता दी। इस कहानी में यानी कि जो वो पीड़िता माँ है उसकी इतनी संघर्ष भरी कहानी है जिसे सुनकर आप भी रोने के लिए विवश हो जाएंगे। आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी कि एक महिला कितना संघर्ष करके, कितनी मेहनत करके, समाज के तानों को सुन के उसने जीना नहीं छोड़ा, बल्कि एक हिम्मत रखी, एक हौसला रखा और उस हौसले के दम पे ही आज उसके जीवन जो है उसका सामान्य है, सब कुछ अच्छा है। इस कहानी की अगर मैं शुरुआत करूं तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में, यानी कि लखनऊ में 2010 की बात है। उसके घर के बाहर, एक महिला के घर के बाहर एक बच्चा बैठा हुआ था। उसकी उम्र रही होगी 10 से 12 साल। वो बच्चा कभी उठता, थोड़ी दूर जाता, फिर जो है वो लौट कर आता और फिर उसी जगह पर बैठ जाता। एक महिला घर से बाहर निकलती है, देखती है कि वो जो बच्चा है बार बार उठ रहा है, टहल रहा है और फिर आकर वहीं पे बैठ जा रहा है। महिला को लगता है कि हो सकता है कि ये किसी पड़ोसी का बच्चा हो या किसी मोहल्ले के किसी के यहाँ आया गया बच्चा हो। लेकिन लगभग शाम के 7 बजते हैं, वो महिला फिर से घर से बाहर निकलती है और देखती है कि वो बच्चा वहीं बैठा हुआ है। तब उस बच्चे को वो महिला इशारा करती है कि क्या हुआ, कौन हो तुम। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप एक पर्ची थमा देता है उस महिला को और उस पर्ची में उस महिला का नाम लिखा होता है, उसका पता लिखा होता है। महिला कुछ नहीं बोलती और वो बच्चा बस सीधे एक शब्द बोलता है कि आप मेरी मम्मी हैं, और चिपक जाता है। महिला इस पर कहती है, भक्त जो है, आप हमारे बच्चे कैसे हो सकते हो, हमारा बच्चा तो घर के अंदर है, मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन वो जो बच्चा है वो ज़ोर से उस महिला को कमर से पकड़ रखा था। अब वो महिला एक फ़ोन जो है मिलाती है और फ़ोन मिलाकर पूछती है सारी कहानी, मतलब अपनी दीदी को फ़ोन करती है और दीदी कहती हैं कि हाँ, ये जो बच्चा आया है ये आपका ही बच्चा है, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अब वो महिला उस बच्चे को प्रेम से घर के अंदर लेके जाती है और कहती है कि इस बच्चे को पालना और इसकी देख रेख करना अब मेरी ही जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये जो महिला है, इसका महिला का नाम पिंकी है। चूँकि ये जो महिला है वो दुष्कर्म पीड़िता है, मतलब रेप विक्टिम है, इस वजह से इसका मैं मूल नाम या ओरिजिनल नाम नहीं बता सकता। इस कहानी में मैं उसका नाम पिंकी ही मानकर चलूँगा। पिंकी की जब उम्र 12 साल की थी तब पिंकी के साथ में गैंग रेप हुआ था और इस रेप की वजह से जो बच्चे का जन्म हुआ था वो 13 वर्ष की आयु में ही हुआ था। जब 13 वर्ष की आयु में बच्चा हुआ तो घर वालों ने बताया कि ये जो बच्चा है तुम्हारा, वो तुम माइनर हो, छोटी हो, इस वजह से ये जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो गई है, यानी कि अब इस दुनिया में आपका बच्चा नहीं है। इसके बाद समय बीता, उस महिला की शादी करवा दी जाती है। साल भर में ही शादी के बाद उसको एक और बेटा होता है। बेटा पैदा होने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक पति जो रहता है उस महिला का उसे घर से निकाल देता है।
अब वो महिला अपने बच्चों के साथ अपना जीवन अलग काटने लगती है। और जब ये अलग जीवन काट ही रही थी, उसी समय ये जो अनजान बच्चा था जो घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था वो उसको मिल जाता है। और उस बच्चे ने, जो अनजान बनकर बैठा हुआ था, उस बच्चे ने अपनी माँ यानी पिंकी को एक इतना बड़ा मोटिवेशन दिया, इतनी हिम्मत दी कि उसकी वजह से 25 साल बाद पिंकी ने अपने एक तरीके से कह लीजिए दोषियों पर, जो कि दुष्कर्म में शामिल थे, उन पर मुकदमा किया और उनको जेल भी भिजवाया। ये लड़ाई हमने आपको जैसे पहले बताया कि जितनी आसान आपको लग रही है उतनी आसान थी नहीं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से शुरू होती है और शाहजहाँपुर में जिस पिंकी का नाम हमने बताया वो पिंकी 5 बहन और 2 भाइयों में तीसरे नंबर की है। पिंकी के घर वाले ज़्यादातर सेना में थे और जो पिता थे वो भी एक सैनिक थे और पिंकी भी इस वजह से सेना में या पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। 1992 में पिंकी की जो बड़ी बहन रहती हैं उनकी शादी होती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ शाहजहाँपुर में शिफ्ट हो जाती हैं। शिफ्ट होने के बाद उस समय जब वो शिफ्ट होती हैं तो लगभग पिंकी की उम्र 9 साल की थी। और 1994 में पिंकी के पापा अब पिंकी को अपनी बड़ी बहन के पास यानी कि शाहजहाँपुर भेज देते हैं कि अब जाओ और वहीं जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करो। शाहजहाँपुर जो है सबके लिए अनजान था, क्योंकि जो पिंकी की दीदी थी वो भी जॉब करती थी और पिंकी के जो जीजा जी थे वो भी सरकारी ही जॉब में थे। खैर, अब पिंकी का एडमिशन हो जाता है। पिंकी शाहजहाँपुर में पढ़ने लगती हैं। जहाँ पे वो उनका स्कूल था तो रास्ते में जाते समय एक कब्रिस्तान पड़ता था और उस कब्रिस्तान में हमेशा 10 से 12 लोग जो है वो लड़के ऐसे बैठे रहते थे जो लफंडा टाइप में थे। वो आने जाने वाली लड़कियों से बदतमीज़ी किया करते थे, उनको छेड़ते थे। कभी लड़कियों के बाल पकड़ के खींचना, कभी जो है पीठ पर हाथ फेरना या जो है उनका कैरियर पकड़ कर खींचना साइकिल का, ये सब जो है बिल्कुल नॉर्मल था। पिंकी को ये सब बुरा लगता, लेकिन उम्र बहुत छोटी थी, इस वजह से पिंकी समझ नहीं पा रही थी कि ये जो हरकतें या उसके साथ में हो रही है इसका जवाब वो कैसे दें या रिएक्ट कैसे दें। और इस तरीके से ये सब बर्दाश्त करते हुए 3 साल गुजर जाते हैं और जो बदतमीज़ी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। जब पिंकी 12 साल की हो गई तो एक दिन एक लड़के ने उन्हें ज़बरदस्ती छूने की कोशिश की। इस पर पिंकी जो है वो जो है मतलब डांट डपट करती हैं और घर आती हैं। घर आकर अपनी दीदी को बताती हैं तो दीदी कहती हैं कि तुम उस रास्ते से मत जाया करो। यानी कि दीदी उन दोषियों को या उन लड़कों को उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ये कहती हैं कि तुम रास्ता ही बदल दो। और जब जीजा जी को बताया जाता है तो वो भी इस चीज़ को इतना टॉलरेट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद ये जो हरकतें थी ये सामान्य हो गई थी, आम ही हो गई थी और ये जो है अब उस लड़की की यानी पिंकी की झेलने की या पिंकी जैसी जो हम उम्र की लड़कियां थी उनकी झेलने की आदत पड़ गई थी और घर में बताने का भी कोई मतलब था ही नहीं। इसी बीच वहाँ पर जो कब्रिस्तान के पास लड़के बैठते थे उनमें 2 लड़के थे। एक का नाम था लकी हसन और दूसरे का नाम था गुड्डू हसन। ये जो 2 लड़के थे ये ट्रक ड्राइवर थे और उम्र में पिंकी से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। ये कभी कभी घर पर आते थे और पानी वगैरह जो है वो मतलब पिंकी की दीदी से, सिस्टर से पानी वगैरह पीने के लिए मांगते थे और इस वजह से पिंकी इन दोनों को जानती थी। और ये दोनों जो ट्रक ड्राइवर थे ये भी पिंकी को अच्छे से जानते थे, क्योंकि इनको पता था कि पिंकी के जो जीजा हैं वो रात में 8 बजे आते हैं, सरकारी नौकरी में थे, और पिंकी की जो बड़ी दीदी हैं वो शाम को 6 बजे आती हैं, जबकि पिंकी 1 बजे ही दिन में स्कूल से वापस आ जाती हैं। तो इस बात से जो ट्रक ड्राइवर थे ये वाकिफ़ थे और इसी का उन्होंने एक दिन फ़ायदा उठाया और वो जो घर की दीवार थी उसको फांद कर वो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पिंकी के साथ जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद वो जब जाने लगते हैं तो पिंकी को धमकी देते हैं कि अगर ये बात किसी को आप बताई तो दीदी को और जीजा को दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। पिंकी डर जाती हैं और इसी डर का फ़ायदा ये आरोपी अगले 6 महीने तक उठाते हैं। 6 महीने तक पिंकी के साथ में
गलत कृत्य, दुष्कर्म चलता रहता है। पिंकी भी अपने जीजा और अपने परिवार यानी कि कह लीजिए दीदी और जीजा यानी कि सबको सुरक्षित रखने के लिए अपना मुंह बंद करके बैठी रहती हैं। लेकिन और इसी बीच जो है जब किसी के साथ में कुछ गलत व्यवहार या बर्ताव होता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खामोश हो जाता है, और यही हुआ पिंकी के साथ। पिंकी खामोश हो गई, लेकिन खामोशी से काम थोड़ी ना चलता है। कुछ दिन बाद पिंकी की तबीयत ख़राब रहने लगी। घर वालों ने पिंकी को डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल गए, चेक हुआ, टेस्ट हुआ, और टेस्ट होने के बाद सारी कहानी फिर पता लगी कि पिंकी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और पिंकी प्रेग्नेंट है। घर को वालों को यानी कि दीदी को और जीजा को जब ये बात पता लगी तो दीदी और जीजा ने पहले तो पिंकी की पिटाई की, डांट डपटा, और इसके बाद में पिंकी से कहा कि पूरी बात बताओ कि हुआ क्या। पिंकी ने डर की वजह से सारी जो सही बात थी वो सारी बात दीदी को और जीजा को बता दिया। इसके बाद जीजा गुस्से में आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और उन लड़कों की तरफ जाते हैं उसी कब्रिस्तान के पास। जब काफ़ी समय तक जीजा वापस नहीं आते पिंकी के, तो पिंकी की दीदी भी जाती हैं जीजा को ढूंढने के लिए, और कुछ देर बाद दोनों वापस आते हैं। घर के सामने जब पिंकी देखती हैं उन दोनों को तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि दोनों खून से लथपथ थे, कपड़े फटे हुए थे, जीजा के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। यानी कि उसी कब्रिस्तान के पास वो जो लड़के बैठे हुए थे उन लड़कों ने पिंकी के दीदी और जीजा की जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद ये पूरा परिवार शाहजहांपुर छोड़कर वापस गांव आ जाता है। पिंकी जब गांव आती है तो गांव आने के बाद पिंकी की दीदी ये बात पिंकी के पिता को यानी कि दोनों के पिता को बताती है कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई। ये जब हुआ तो पिंकी के पिता सबसे पहले तो पिंकी को ही डांटते हैं, डपटते हैं, मारते हैं, और इसके बाद वो देहरादून भेज देते हैं दूसरी दीदी के पास पिंकी को। पिंकी को ये लगने लगता है कि बहुत जो है वो गलत किया, और जो भी ये कुछ हो रहा है ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि सारा परिवार उनकी वजह से परेशान हो गया है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, वर्ष आता है 1995 का 1995 में पिंकी एक बच्चे को जन्म देती हैं, उसी बच्चे को जो कि दुष्कर्म से पैदा हुआ था। घर वाले उसको बताते हैं कि ये जो बच्चा है ये आप बहुत छोटी हो, बच्चे का विकास नहीं हो पाया था, इस वजह से इस बच्चे की डेथ हो गई है। इसके बाद पिंकी इस बात को मान लेती हैं कि नहीं ठीक है, जो हुआ उनके साथ वो हुआ। किसी तरीके से वो 10वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। इसके बाद वो सिलाई कढ़ाई का काम जो है सीखती हैं, और ये सब होते करते 4 साल गुजर जाते हैं। वर्ष आता है 1999 का। 1999 में पिंकी की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद वो मतलब विदाई होती है और वो बनारस अपनी ससुराल आती हैं, और 2002 में पिंकी को एक और बेटा होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छी बहू बन गई थी, बहुत अच्छा परिवार घर गृहस्थी संभाल रही थी, सब कुछ खूबसूरत हो गया था पिंकी के जीवन में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पिंकी से या पिंकी के परिवार वालों से जलन करते थे। उन्हीं में कुछ ऐसे रिश्तेदार थे, उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पिंकी के ससुराल में जो शाहजहांपुर वाली दुष्कर्म की घटना थी वो बता दी, और ये बताया ही था कि पिंकी के ससुराल में क्लेश होना शुरू हो गया। इनके पति का व्यवहार बदल गया, इनके सासू माँ का व्यवहार बदल गया, इनका खाना पीना अलग कर दिया गया, मिट्टी का एक चूल्हा दे दिया गया, और कुछ जो है वो सब्जियां और सामान दे दिया गया, और कह दिया गया कि तुम अपना अलग बनाओ और अलग खाओ। कभी कभी तो सब्जी के नाम पे एक आलू दे दिया जाता और कहा जाता कि इसी को बना के खा लो। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई। बाहर से ये कोई सामान किसी से मंगवा नहीं सकती थी, और इस तरीके से ससुराल में इन्होंने बहुत मुश्किल दिनों को काटते हुए 7 साल गुजारे। और 7 साल बाद सन 2007 में ये अपनी बड़ी बहन को एक चिट्ठी लिखती हैं पिंकी, और ये सारी बात जो उनके साथ में घटित हो रही थी वो बताती हैं। बताने के बाद में वो पिंकी की जो सिस्टर है वो कहती हैं कि तुम छोड़कर लखनऊ चले आओ। ये अपने पति से इजाज़त मांगती हैं और कहती हैं कि मैं लखनऊ जाना चाहती हूँ।
तो पिंकी के हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, जो तुम्हारा मन करे वो करो, चाहो तो अपने इस बच्चे को भी लेके जाओ। पिंकी 2007 में अपने बच्चे को लेकर लखनऊ आ जाती हैं। इनकी सिस्टर जो रहती हैं वो इनको एक हॉस्टल दिलाती हैं। हॉस्टल दिलाने के बाद ये वहीं पर रहने लगती हैं और वहीं पर अपना सिलाई कढ़ाई का सेंटर था बगल में, वहीं अपना काम करने लगती हैं। उससे 2 पैसा आने लगता है, जीवन चलने लगता है। हॉस्टल में जो कुछ लड़कियां रहती थी वो दिन में या कुछ समय के लिए उस बच्चे को जो इनके पास में था उस बच्चे को संभाल लेती हैं और ये जो है अपना काम करने लगती हैं, अपनी पेट पालने का जो है वो व्यवस्था करने लगती हैं। इतना संघर्ष करती हैं कि सिलाई कढ़ाई तो किया ही था, इसके साथ ही एक सेल्स वुमेन से लेकर LIC एजेंट तक का इन्होंने सफ़र तय किया और अपने बच्चे की परवरिश की। और इसी तरीके से रहते रहते लखनऊ में तकरीबन 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद, जैसे कि हमने कहानी की शुरुआत में बताया, कि एक लड़का आकर खड़ा होता है, गेट पर बैठा रहता है और जब ये उससे पूछती हैं कि कौन हो तो वो एक पर्ची पकड़ाता है। तो वो इनका वही बेटा था 1995 में जिसके बारे में बताया गया था कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये 2010 की बात थी और 2010 में जो इनका छोटा वाला बेटा था वो उस समय 8 साल का हो गया था। अब ये अपने बच्चे के साथ में, अब इनके बच्चे की बात बता दें तो बच्चे की भी एक कहानी सेपरेट है। ये कहानी का अभी तक हमने आपको जो बताया ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट इनके बच्चे का बताता हूँ कि बच्चे का क्या हुआ कि 1994 में जब बच्चे का जन्म हुआ तो घर वालों ने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे की डेथ हो गई है, मतलब पैदा होते ही वो बच्चा मर गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उस बच्चे को घर वालों ने किसी दूसरे को, यानी कि जो भी जानने पहचानने में ना हो, कहीं दूसरी जगह पे जिसको नीडी व्यक्ति को दे दिया था गोद लेने के लिए। अब वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसको जो है ताने सुनने की मिले कि जो है तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, मतलब किसी को, मतलब बहुत कुछ उसको सुनने को मिलता था। वो बच्चा जो था, उसकी माँ जो थी वो थोड़ी सी मानसिक विक्षिप्त थी, लेकिन पिताजी जो थे, यानी कि जिसने गोद लिया था, वो बहुत ही नेक इंसान थे। अब वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो इन तानों को सुनकर बड़ा होता है। जिधर से निकलता था उधर से खुसर खुसर होती थी। एक दिन वो अपनी माँ से पूछता है कि सही से बताओ कि मैं कौन हूँ। वो जो माँ थोड़ी सी मानसिक विक्षिप्त थी वो सारी बात बता देती है कि तुम कौन हो, कैसे है, क्या है। अब इसके बाद वो बताती है, मतलब वो उसकी जो माँ रहती है मानसिक विक्षिप्त जो थी, वो बताती है कि तुम्हारी जो ओरिजिनल माँ है वो लखनऊ में रहती है। बच्चा छोटा था और तो इस वजह से जो है वो लखनऊ अकेले जा नहीं सकता था। उसके गांव में ही एक व्यक्ति रहता था जो लखनऊ में ही ड्राइवर था, ड्राइवर की नौकरी किया करता था। तो जब भी वो ड्राइवर आता था गांव में तो वो छोटा बच्चा था, वो उनसे कहता कि मुझे भी लखनऊ ले चलो, लेकिन वो हमेशा टाल देता था कि ये छोटा सा बच्चा है, ये लखनऊ अभी इसको जो है कहाँ लेके जाएं। एक दिन उस ड्राइवर ने ये सारी बात उसके पिता को बता दी। जब पिता को बता दी तो पिता जब इस बात को जानते हैं तो वो भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे की बात को कब तक इग्नोर करते। अंत में एक दिन हार थक कर उन्होंने बच्चे को सारी बात जो है सच सच बता दी कि ऐसे ऐसे है, तुम्हारी माँ ये है और यहाँ पे रहती है। एक चिट्ठी दी, एक पर्ची दी और बता दिया कि यहाँ है, तुम जा सकते हो। वो बच्चा उसी ट्रक ड्राइवर के साथ में निकलता है और पहुंचता है लखनऊ। ट्रक ड्राइवर उसको एक चौराहे पर खड़ा, मतलब छोड़ देता है और बताता है कि इसी गली में चले जाओ, इसी गली में ही जो एड्रेस दिया गया है वो वहीं पे उसी गली में होगा। वो लड़का उस गली के अंदर जाता है, लोगों से पूछता है एड्रेस, लोग बताते हैं और उसी मकान के सामने पहुँच जाता है जिस मकान के सामने वो बैठा था और एक महिला मिली थी। तो इस तरीके से ये उस बच्चे की कहानी थी और वो बच्चा अब अपनी माँ से मिल जाता है। इधर माँ के बाद में परवरिश, माँ के साथ में अब दोनों बच्चे रहने लगते हैं और समय धीरे धीरे गुजरता जाता है। वर्ष आता है 2019 का। 2019 में एक दोपहर जब सब लोग बैठे हुए थे तो बड़ा बेटा आता है और अपनी माँ से कहता है कि मेरा बाप कौन है, आप मुझे बताओ। अगर ज़िंदा है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, और अगर वो मर गया है तो भी आप मुझे बताओ, मैं ज़मीन के अंदर से निकाल कर लाऊंगा। क्यों? क्योंकि
सब लोग उसके जो यार दोस्त थे वो सब पूछते थे, जो घर आते थे वो पूछते थे, मतलब जानना चाहते थे कि उसका पिता कौन है, और पिता के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। जो भी उसे जहाँ पर उसकी परवरिश हुई थी, जो भी बताया गया था, उसको यही बताया गया था कि तुम्हारी माँ कौन है, लेकिन पिता के बारे में उसको कुछ भी नहीं बताया गया था। तो वो कहता है कि आप बताओ कि जो है वो मैं लोगों को क्या जवाब दूँ। अब वो महिला जो थी, उसकी माँ जो थी, वो चुप रहती है, वो भी सोचती है कि मैं इसको क्या बताऊँ। अब वो किसी तरीके से इस बात को टालना चाहती है, लेकिन वो जो बच्चा है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद जब अंत में माँ जो है हार थक जाती है, तो वो अपने दोनों बच्चों को बिठाती है, और बिठाने के बाद में शाहजहाँपुर वाली जो घटना थी वो बता देती है। दोनों बच्चे सुनकर पूरा परिवार जो है बिल्कुल सन्न रह जाता है। 3 महीने तक सारे चुप रहते हैं। 3 महीने तक घर में कोई भी किसी से बातचीत नहीं करता, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं। धीरे धीरे चीज़ें अब कुछ 3 महीने के बाद नॉर्मल होने लगी थी। इसके बाद एक दिन पिंकी के बच्चों ने कहा कि हमें उन दुष्कर्म करने वाले लोगों का पता लगाना चाहिए और उन पर मुकदमा करना चाहिए। ये सुनते ही पिंकी कहती हैं कि वो डर जाती हैं, और उनको वही चेहरा याद आ जाता है, दीदी और जीजा का खून से सना हुआ कपड़ा और फटा हुआ सर। तो इससे मतलब पूरी तरीके से वो घबरा जाती हैं। इस पर पिंकी अपने बच्चों से कहती हैं कि चुप हो जाओ, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं, उनसे नहीं उलझना चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और वैसे भी इन सारी चीज़ों को, ये घटना कब की थी और आज 2019 है, लगभग 25 साल गुजर चुके हैं, अब इस पर पानी डालो, इसकी चर्चा भी मत करो। लेकिन ये उस दिन तो बात हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उनका जो छोटा बच्चा है वो उनके पास आता है और कहता है, उस समय वो 11वीं में पढ़ रहा था, और कहता है कि नहीं, हमें उन गलत काम करने वाले लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ़ हमें मामला दर्ज करवाना चाहिए। और बड़ा बेटा बोलता है कि हम कब तक ऐसे जो है चुप रहेंगे, हमने कोई गलती नहीं की है, तब जो है हम क्यों आगे ना बढ़ें। खैर, अब जो है पिंकी अपने दोनों बच्चों से जो है वो किसी तरीके से वो कन्विंस होती है, बहुत डरी सहमी थी, लेकिन कन्विंस होती है। कन्विंस होने के बाद में वो कहती है चलो ठीक है। इसके बाद तीनों लोग, दोनों बच्चे और वो पिंकी, अब पहुंचते हैं शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर के बाद में पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वही 25 साल 25 साल पुरानी घटना को पुलिस वालों को बताते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम ऐसे कैसे जो है किसी को ढूंढेंगे जब तक कि उसका आपको ओरिजिनल नाम नहीं पता है, फ़ोन नंबर नहीं पता है, एड्रेस नहीं पता। पहले जो है आप ये सब सारी जो है डिटेल ओरिजिनल लेके आओ, इसके बाद में ही हम कुछ कर सकते हैं। और उस महिला पिंकी के सामने समस्या ये थी कि उस समय तक शाहजहाँपुर का, यानी 24-25 साल पहले और 24-25 साल बाद जो है किसी शहर का पूरा नक्शा बदल जाता है, और यही हुआ शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर का पूरा नक्शा बदल गया था। इसके बाद उस दिन तो ये लोग लौटकर वापस आ जाते हैं लखनऊ, और आने के बाद में अब हार नहीं मानते। हर वीकेंड पे वो जाने लगते हैं शाहजहाँपुर, और किसी तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी माँ के दोषियों की। जो पिंकी थी वो 15,000 रुपये जो है सैलरी उस समय पाया करती थी, और हफ्ते के 6 दिन वो नौकरी करती थी। और वीकेंड में, यानी कि संडे के दिन जब उसको समय मिलता, तो संडे के दिन वो शाहजहाँपुर निकल लेती और वहाँ पर जाकर ऑटो बुक करती, मुंह जो है वो दुपट्टे से लपेटती और पूरे दिन परेशान रहती। हार थक कर शाम को घर आती। आने के बाद वो अगले दिन फिर जो है नौकरी करने लगती। 15,000 की नौकरी में पिंकी ने बताया कि हर हफ्ते शाहजहाँपुर जाने और आने में और ऑटो करने में मतलब लगभग 2,000 रुपये खर्च हो जाते थे। मतलब आर्थिक तंगी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से अंदर से उनके मन में कॉन्फिडेंस था कि इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं। और आखिरकार एक दिन पिंकी की मेहनत रंग लाती है। पिंकी जो है अपने उन दोषियों, अपने उन गुनहगारों तक पहुँच जाती हैं। और इसके बाद पिंकी बताती हैं कि जिस दिन वो अपने दोषियों तक, अपने गुनहगारों तक पहुंची, तो उनकी धड़कनें जो है वो बहुत बढ़ गई थी, बहुत घबरा गई थी। घबराने के बाद में सीधे वो पुलिस स्टेशन जाती हैं, उन आरोपियों का हुलिया सारी चीज़ें वो बताती हैं, उनका फ़ोन नंबर देती हैं। फ़ोन नंबर देने के बाद में सीधे भागकर लखनऊ आ जाती हैं।
इसके बाद पुलिस जो है वो मार्च 2021 में उन 2 आरोपियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करती है और अप्रैल 2021 में मुकदमा दर्ज करने के बाद में डीएनए टेस्ट होता है उस आरोपी का और जो बच्चा था उसका, और मैच कर जाता है। एक तरीके से दुष्कर्म की पुष्टि हो जाती है और मामला कोर्ट में चलता है। अंत में कोर्ट जो है उन आरोपियों को 10 साल की सज़ा सुनाती है। इसी बीच वो जो बच्चा था वो बच्चा बताता है कि वो जो आरोपी थे वो आरोपी जो है 2 बार उनका आमना सामना हुआ था और वो हमेशा उससे संपर्क साधने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने कभी भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की, बात करने की कोशिश नहीं की। वो बच्चा यही कहता था कि ये इतने लोग गंदे लोग हैं, इनके घर में भी तो बहन बेटियां होंगी, ये जो है कैसे इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं या ऐसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आपको सिर्फ हमने शॉर्ट में जो सारी चीज़ें रखी वो हमने शॉर्ट में ही रखी है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस कहानी से हमें प्रेरणा ये मिलती है कि कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक लड़की जिसके साथ में 12 की उम्र में दुष्कर्म हुआ, 13 की उम्र में बच्चा पैदा हुआ, वो भी बताया गया कि उसकी डेथ हो गई, बचपन में उसकी शादी कर दी गई, ससुराल में भी उसको एक बेटा हुआ, बेटा भी जो मतलब इसके बाद में ससुराल वालों ने भी उसको त्याग दिया। 7 साल उसने संघर्ष में गुजारे, फिर अपने बच्चे को लेकर लखनऊ आई, लखनऊ में हॉस्टल में रही, मेहनत की, नौकरी की, अपने बच्चे को पढ़ाया, दूसरा बच्चा भी मिला और अंत में 25 साल बाद, यानी कि टाइम सबका आता है और उस महिला का भी टाइम आया, 25 साल बाद ही उसको इंसाफ मिला, लेकिन इंसाफ तो मिला। तो इस तरीके से इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी हार के नहीं बैठ जाना चाहिए, अपने सही समय का, अपने सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को सिर्फ़ और सिर्फ जागरूक करना है कि वो इस प्रकार की घटनाओं से बचकर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर आपके साथ एक नई कहानी लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।